Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. This is Nursing MCQ revision class number 8 and this class is important for upcoming nursing recruitment exams like AIMS NORCET, NHM, SGPGI, ESIC, GMCH, CHO and other nursing officer exams. So let's begin our today's revision class. First question is, a nurse is caring for a client with diagnosis of benign prostatic hyperplasia. Which information about this condition is important for the nurse to consider when caring for this client? आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर उस पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया बीपीएच कंडीशन है। इस पेशेंट की केयर के दौरान नीचे बताए 4 ऑप्शंस में से कौन सा पॉइंट ध्यान में रखने योग्य है? ऑप्शन 1, इट इज़ अ कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। बीपीएच डिजीज एक कंजेनाइटल डिजीज है, यानी कि एक अनुवांशिक या यूं कहें जन्मजात होने वाला रोग है। ऑप्शन 2, अ मैलिग्नेंसी यूजुअली रिजल्ट्स। बीपीएच के पेशेंट में मैलिग्नेंसी डेवलप हो जाती है, यानी कि कैंसर डेवलप हो जाता है। ऑप्शन 3, इट प्रीडिस्पोजेस टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। बीपीएच कंडीशन के बाद हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन हो सकती है। या फिर ऑप्शन 4, एन इंक्रीज इन द एसिड फॉस्फेटेज लेवल अकर्स। बीपीएच के पेशेंट्स में एसिड फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इन पेशेंट्स के लिए, बीपीएच के पेशेंट्स के लिए सही होगा? The right answer is option 3. बीपीएच के पेशेंट्स में हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और इस पेशेंट की केयर के दौरान आपको इस बात को ध्यान में भी रखना है। आइए वन बाय वन इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, यहाँ पर जो हाइपरप्लेशिया शब्द है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना। किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर सेल्स की संख्या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन हाइपरप्लेशिया कहलाएगी। और सेल की संख्या बढ़ने के साथ ही जो ऑर्गन है उसका साइज भी बढ़ने लगेगा। अब यही कंडीशन अगर प्रोस्टेटिक ग्लैंड के अंदर हो जाए तो इसे हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कंडीशन के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे यूरिथ्रा के चारों तरफ पाई जाने वाली ग्लैंड है। जैसे ही यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलता है, इस यूरिथ्रा के चारों तरफ जो ग्लैंड पाई जाती है उसे हम प्रोस्टेटिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस ग्लैंड की जो सेल्स हैं उनमें रैपिड डिवीजन्स होने लगते हैं, जिसके कारण यहाँ जो सेल्स हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है और सेल्स की संख्या बढ़ने के साथ ही इस ग्लैंड का साइज भी बढ़ने लगता है। और इस ग्लैंड के साइज के बढ़ने के साथ ही जो यूरिथ्रा है उस पर लगातार दबाव पड़ता है और यूरिथ्रा का साइज नैरो हो जाता है। अब यूरिथ्रा का साइज अगर नैरो होने लगेगा तो ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर किया हुआ है वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, इसमें ब्लॉकेज होने लगेगा, रुकावट आने लगेगी और धीरे धीरे इस प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इतना बढ़ जाएगा कि जो ये
यूरिथ्रा है ये कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, पेशेंट अब यूरिन पास कर ही नहीं पाएगा। अब अगर यूरिन जो है यूरिथ्रा के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा है तो क्या होगा, अब ये यूरिन वापस ब्लैडर से यूरेटर्स के थ्रू किडनी की तरफ मूव करने लगेगा। ब्लैडर पूरा भर चुका है, यूरिन आगे बाहर जा नहीं पा रहा यूरिथ्रा में क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसे ब्लॉक कर दिया है। अब ये जो यूरिन है ब्लैडर से वापस ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, यूरेटर्स के थ्रू चढ़ने लगेगा और किडनी तक पहुंच जाएगा। किडनी में ये यूरिन जाकर एक्यूमुलेट होने लगेगा जिससे किडनी का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और यही कंडीशन हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाती है। किडनी के अंदर अगर यूरिन रुकने लगे तो ये कंडीशन हाइड्रोनेफ्रोसिस कहलाती है और ये कंडीशन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया वाले पेशेंट्स में देखने को मिलती है क्योंकि बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज के कारण यूरिथ्रा कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड है और जिससे यूरिन बाहर नहीं जा पा रहा, तो ब्लैडर से यूरिन वापस यूरेटर के थ्रू किडनी में आ रहा है। और यही कंडीशन आपसे पूछी गई थी कि बीपीएच के पेशेंट में क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन 1 को हमने सही इसलिए नहीं माना है क्योंकि बीपीएच जो है कभी भी कंजनाइटल रूप से मौजूद नहीं होता। ये तो जैसे जैसे पेशेंट की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये डिजीज़ देखने को मिलता है। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 में कहा गया है कि बीपीएच मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि ज़्यादातर नहीं देखा जाता। मैलिग्नेंसी का मतलब है कि ये बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिग्नेंट कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि नहीं होता। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। लास्ट ऑप्शन है एन इंक्रीज इन एसिड फॉस्फेटेज लेवल अकर। बीपीएच के पेशेंट में आपको कभी भी एसिड फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पेशेंट को प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा हो जाए यानी प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए तो उसके अंदर आपको जो एसिड फॉस्फेटेज है उसका लेवल आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी ग्लैंड इन मैमल्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उनमें पाई जाने वाली मेमोरी ग्लैंड या यूं कहें ब्रेस्ट ग्लैंड जो होती है वो किसका मॉडिफाइड रूप होती है, किस ग्लैंड से ये बनती हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या सीबेशियस ग्लैंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वेट ग्लैंड। इस क्वेश्चन में दो ओपिनियंस हो सकते हैं। ज़्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि हमारी जो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये आगे जाकर अपना साइज बढ़ाकर मॉडिफाई होकर ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड का निर्माण करती हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट, कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो सीबेशियस ग्लैंड का मॉडिफाइड रूप होती है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर आपको स्वेट ग्लैंड को ही सही आंसर के रूप में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ प्यूबर्टल डेवलपमेंट इन फीमेल इज यूजुअली मैनिफेस्ट एज। किसी भी फीमेल में प्यूबर्टी आने पर, प्यूबर्टल डेवलपमेंट शुरू होने पर सबसे पहले कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलती है? ऑनसेट ऑफ मेनार्की, ऑप्शन बी अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स, ऑप्शन सी अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स, ऑप्शन डी ऑनसेट ऑफ ग्रोथ स्पूट।
The right answer is option B, appearance of breast buds. फीमेल में प्यूबर्टी की शुरुआत में सबसे पहला जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो है ब्रेस्ट बर्ड्स का अपीयर होना या ब्रेस्ट का डेवलप होना। ब्रेस्ट के इस डेवलपमेंट को हम थैलार्की के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, थैलार्की या ये प्यूबर्टल डेवलपमेंट फीमेल्स में 13 ईयर की एज पर देखा जाता है, शुरू होता है। इसके बाद एक्सिलरी या प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होना, वॉइस का पतला होना, लोअर बैक एरिया थाइज वाले एरिया में एक्स्ट्रा फैट का डिपोजिशन होना, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिलती हैं। और याद रखिएगा, मेनार्की प्यूबर्टल डेवलपमेंट का सबसे लेट साइन माना जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरू होना प्यूबर्टल डेवलपमेंट का सबसे आखिरी साइन माना जाता है, लास्ट साइन के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन इज सिक्रीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड? किस ग्लैंड के द्वारा ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन का सिक्रीशन किया जाता है? एड्रिनल, टेस्टिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। The right answer is option D, it is pituitary gland. Anterior pituitary gland growth hormone का सिक्रीशन करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइपोफंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रेयरली अफेक्ट्स द पोस्टीरियर लोब लीडिंग टू। हम इस बात को जानते हैं कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें दो लोब्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर लोब और एक होता है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब अगर किसी पर्सन में पूरी तरह से फंक्शनिंग ना हो, इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए जिसके कारण ये अपने सिक्रीशन सिक्रीट ना कर पाए और इसका प्रभाव पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर बहुत ही हल्का फुल्का सा हो, तो ये डिजीज़ कंडीशन क्या कहलाती है? ग्रेव्स डिजीज़, सिमंड्स डिजीज़, फ्रोलिक्स डिजीज़, लेविस सिंड्रोम। The right answer is option B, it is called सिमंड्स डिजीज़। आइए अब बात कर लेते हैं सिमंड्स डिजीज़ की, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सिमंड्स डिजीज़ को आप पिट्यूटरी कैक्चेसिया के नाम से जानते हैं, पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी पर्सन में पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब पूरी तरह से फंक्शनिंग ना हो तो ये कंडीशन सिमंड्स डिजीज़ कहलाती है। इस कंडीशन में एट्रोपी ऑफ मैनी विसरा देखने को मिलती है, जिसमें हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, थायराइड, एड्रिनल और गोनेड्स इम्पॉर्टेंट है। सिंपल शब्दों में यदि कहा जाए तो अगर किसी पर्सन में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए उसमें, तो वो अपने फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पाएगी, हॉर्मोन्स का सिक्रीशन नहीं कर पाएगी और यही कंडीशन सिमंड्स डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस सिमंड्स डिजीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है, तो आप बताएंगे डिलीवरी के बाद, डिलीवरी या लेबर के बाद अगर वुमेन में सीवियर ब्लीडिंग होती है तो इस सीवियर ब्लीडिंग के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में नेक्रोसिस हो जाता है और यही कंडीशन सिमंड्स डिजीज़ या फिर इसे एक और नाम से जाना जाता है सीशन सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। अगर किसी वुमेन में पोस्टपार्टम
नेक्रोसिस हो जाए एंटीरियर पिट्यूटरी का ड्यू टू सीवियर ब्लड लॉस आफ्टर डिलीवरी, तो ये कंडीशन शीशन सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है और यही सिमंड्स डिजीज कहलाता है। सिमंड्स डिजीज के अंदर अगर क्लिनिकल सिम्टम्स आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे ब्लाइंडनेस, लॉस ऑफ एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर्स, एट्रोपी ऑफ ब्रेस्ट एंड जेनाइटेलिया, एमेनोरिया, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, इंट्यूगुमेंटल चेंजेस, हाइपोटेंशन, और अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिले तो मेंटल चेंजेस, ओलिग्यूरिया और डेथ तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ml इंजेक्शन ऑफ पिटोसिन कंटेन्स, पिटोसिन का 1 ml का जो इंजेक्शन आता है उसमें कितना सब्सटेंस होता है ये आपको बताना है। 5 mg, 50 mg, 5 IU या 10 इंटरनेशनल यूनिट्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में 5 IU को हम सही मानते हैं, लेकिन कई बार मार्केट में 10 इंटरनेशनल यूनिट का भी पिटोसिन अवेलेबल रहता है। आइए अब पिटोसिन के बारे में जान लेते हैं। पिटोसिन, जिसे आप ऑक्सीटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, ये एक नेचुरल हार्मोन है जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लेबर या डिलीवरी प्रोसेस को शुरू करवाने के लिए किया जाता है। लेबर के दौरान यदि वुमेन में कॉन्ट्रैक्शंस पावरफुल नहीं है, जिसके कारण बच्चा आगे नहीं जा पा रहा है, तो उन्हें ये दिया जाता है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शंस पावरफुल हो जाते हैं और बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं टू स्ट्रेंथन द लेबर कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। और यदि चाइल्ड बर्थ के बाद यूट्रस से लगातार ब्लीडिंग हो रही है तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी हम इस ऑक्सीटॉक्सिन या पिटोसिन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार एबॉर्शन करवाने के लिए भी हम इस मेडिसिन पिटोसिन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसका निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। ऑक्सीटॉक्सिन, जिसे आप लव हार्मोन के नाम से जानते हैं, ये हाइपोथैलेमस में बनता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है, और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ये वहाँ से रिलीज होता है और अपने फंक्शंस परफॉर्म करवाता है। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए भी ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज। यूट्रस के इन्वोल्यूशन का ड्यूरेशन बताना है आपको। 1 month, 2 month, 2 weeks, 6 week। The right answer is option D, 6 weeks. The uterus sinks back to normal size and resume its pre-birth position by 6th week is called involution. प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का साइज नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चा डिलीवर होने के बाद ये यूट्रस अपने नॉर्मल साइज में वापस आता है, श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, और इस पूरे प्रोसेस में करीबन 6 सप्ताह का समय लगता है, यानी 42 डेज़ का टाइम लगता है। इस 42 डेज़ के पीरियड को, यानी डिलीवरी के बाद 42 दिन का पीरियड जिसमें यूट्रस अपने पहले वाले रूप में आता है, पहले वाली पोजीशन में आता है, इन्वोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD स्टैंड्स फॉर। ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर। ऑप्शन बी, एक्टिविटी डेफिशिएंट हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर। ऑप्शन सी, अटेंशन डेफिसिट
hyperactive disorder. Option D, activity deficient hyperactive disorder. The right answer is option C, ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. All of the following are features of attention deficit disorder except. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले पर्सन में नहीं देखने को मिलता है. हाइपर एक्टिविटी, पुअर अटेंशन स्पैन, इम्पल्सिविटी, हाई सेल्फ एस्टीम. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. याद रखिएगा, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD ये एक अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का ही टाइप है और इसके अंदर जो सफरिंग बच्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिविटी शो करता है. उसका जो कंसंट्रेशन होता है, अटेंशन होता है, वो बहुत ही कमज़ोर होता है, यानी किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता और उसमें इम्पल्सिविटी देखने को मिलती है, यानी वो एक जगह पर रुक नहीं सकता, लगातार कुछ ना कुछ करता रहेगा, दौड़ता रहेगा, घूमता रहेगा, रुक नहीं सकता. ये सभी फाइंडिंग अटेंशन डेफिसिट होने के कारण अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में देखने को मिलती है, जबकि हाई सेल्फ एस्टीम इनमें नहीं देखने को मिलता. ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कंटेनर मस्ट बी यूज्ड फॉर डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इन हॉस्पिटल. किसी भी पेशेंट के शरीर का कोई हिस्सा काट कर हटाया गया था, यानी उसका एनाटॉमिकल पार्ट आपने काटा. इस एनाटॉमिकल पार्ट को आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अनुसार किस कलर बैग में इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे? येलो बैग, रेड बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, येलो बैग. इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है और याद रखिएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, BMW का जो कॉन्सेप्ट है, वो अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसे आप ज़रूर तैयार करके जाएं. अल्टरनेटिव एग्ज़ाम्स में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आइए बात कर लेते हैं कि येलो कलर का जो बैग है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. इनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कार्ड या कलेक्ट की जाती हैं? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल टिश्यू, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, ब्लीडिंग पार्ट्स, fluid, blood and experimental animal used in research, microbiology and biotechnology waste. ये सभी आपको येलो कलर के इस बैग में देखने को मिलेंगे. आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय HIV इन्फेक्शन. HIV एड्स होने पर कौन सी इम्यूनिटी प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, सेल्यूलर इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल्यूलर इम्यूनिटी. हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के लिए T सेल्स होती हैं. इन T सेल्स को आप कई बार T हेल्पर लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. जैसे ही हमें या किसी पर्सन को HIV एड्स होता है तो ये HIV वायरस इन T सेल्स को जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है और इन T सेल्स के डिस्ट्रॉय होने के कारण उस पेशेंट का, उस पर्सन का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और अब इसे छोटे मोटे इन्फेक्शन भी डेथ की तरफ ले जा सकते हैं. इन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के कारण ही मोस्टली एड्स पेशेंट्स की डेथ होती है.
अब इन टी सेल्स को आप CD4 टी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। इन टी सेल्स या टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स में CD4 सेल्स पाई जाती हैं। इन CD4 सेल्स का काउंट भी HIV एड्स के पेशेंट में काफ़ी कम हो जाता है और इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा गया है। तो याद रखिएगा, HIV इन्फेक्शन होने पर पर्सन में जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है वो डैमेज होती है, डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर डिसइंफेक्टिंग इनेमल वेयर आइटम्स इज। इनेमल वेयर आइटम्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है? 0.5% क्लोरीन, 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड, 50 to 70% अल्कोहल या फिर सेवलॉन। The right answer is option A. इनेमल वेयर क्या है? इनेमल वेयर ऐसे सभी यूटेंसिल्स या इक्विपमेंट्स हैं जो कि बेसिकली मेटल, एल्यूमिनियम, आयरन आदि से बने हुए होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक इनेमल की लेयर चढ़ा दी जाती है जो कि बेसिकली कांच आदि सब्सटेंसेस के अंदर पिगमेंट को डालकर तैयार किया जाता है। इस प्रकार की लेयर से ये जो यूटेंसिल्स बनते हैं काफ़ी वजन में हल्के होते हैं, इजी टू यूज़, इजी टू क्लीन और काफ़ी चीप भी माने जाते हैं। इन इनेमल वेयर्स का इस्तेमाल हम हॉस्पिटल में भी करते हैं, घरों में खाना पकाने के लिए भी करते हैं। इन इनेमल वेयर्स को जब हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी क्लीनिंग के लिए 0.5% क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज क्वेश्चन की बड़ी है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया तो अगर ये क्वेश्चन आगे पूछा जाता है घुमा फिरा के तो आप गलत नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, लैंग्वेज ज़रूर बड़ी है। A nurse is caring for a client who had an open reduction and internal fixation of femoral neck fracture. The client has an order for ambulation with slight weight bearing on the affected extremity. During the physical assessment, the nurse identifies that the client has kyphosis and strong upper arm strength. What assistive device does the nurse expect the healthcare provider to order for this client? देखिए, आपके अंडर में एक ऐसा पेशेंट है जिसमें फीमोरल बोन का नेक पार्ट फ्रैक्चर हुआ था। अब इस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा चुका है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन परफॉर्म कर दिया गया है। अब इस पेशेंट को डॉक्टर ने कहा है कि आप जिस पैर में सर्जरी हुई है, जो अफेक्टेड लेग है, उस पर हल्का फुल्का वजन देते हुए घूमना फिरना शुरू कर सकते हैं। फिजिकल असेसमेंट के दौरान आप ये देखते हैं कि इस पेशेंट को काइफोसिस है, यानी हल्का फुल्का कुबड़ निकला हुआ है और इसका जो अपर आर्म है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। इन सभी फाइंडिंग्स को देखने के बाद इस पेशेंट को डॉक्टर द्वारा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा कौन सा असिस्टिव डिवाइस प्रेस्क्राइब किया जाएगा मूवमेंट के लिए? आपके ऑप्शंस हैं क्रचेस, क्वाड कैन, स्ट्रेट कैन या स्टैंडर्ड वॉकर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। इस पेशेंट को हम स्टैंडर्ड वॉकर के सहायता से चलने देंगे और यही स्टैंडर्ड वॉकर जो है डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब भी किया जाएगा।
सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड वॉकर होता कैसा है दिखने में। आपने हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखा होगा जो इस प्रकार का स्टैंड लेकर घूमते रहते हैं, चलते हैं, जिसमें ये वाला हिस्सा तो ओपन होता है, यहाँ से पेशेंट इन्हें पकड़ता है और एक एक पैर को आगे बढ़ाता हुआ चलता है। एक कैबिनेट की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके साइडों को पकड़कर पेशेंट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ये स्टैंडर्ड वॉकर है। आप चाहेंगे तो इस स्टैंडर्ड वॉकर का डायग्राम आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के अपलोड होने के तुरंत बाद सेंड कर दूंगा, उसे आप देख लीजिएगा और उससे आपको ये हमेशा याद भी रहेगा। याद रखिएगा, जिन भी पेशेंट में अपर आर्म यानी उसके हैंड्स स्ट्रांग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, जो कि इस वॉकर को, स्टैंडर्ड वॉकर को उठाकर अपने अफेक्टेड लेग पर हल्का फुल्का वजन देकर चल सकते हैं, उन्हें ये प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये उनके लिए बेस्ट भी माना जाता है। स्टैंडर्ड वॉकर उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट मोबिलिटी का साधन है जो कि अफेक्टेड लेग या एक्सट्रीमिटी पर हल्का फुल्का वजन देकर चलना चाहते हैं और उनका अपर आर्म स्ट्रांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजीशन शुड अ नर्स अवॉइड प्लेसिंग अ क्लाइंट हु हैड सर्जरी फॉर अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट? किसी पेशेंट का जो हिप है टोटली रिप्लेस किया गया है और इस पेशेंट को आप कौन सी पोजीशन नहीं लेने देंगे? सुपाइन, लैटरल, ऑर्थोपेनिक, सेमी फॉवलर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। देखिए, सर्जरी के बाद हम पेशेंट को जनरली वो पोजीशन नहीं लेने देते हैं जिसमें सर्जिकल साइट पर स्ट्रेस हो। अगर आप इस पेशेंट को ऑर्थोपेनिक पोजीशन में आने के लिए कहेंगे तो इसका जो हिप एरिया है वहाँ पर फ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, यानी उसका जो कूल्हा है, हिप वाला एरिया है जहाँ पर रिप्लेसमेंट किया गया है, सर्जरी की गई है, वो हिस्सा, उस हिस्से में 90 डिग्री से ज़्यादा फ्लेक्शन होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा वो हिस्सा मुड़ेगा। तो इस फ्लेक्शन के कारण जो प्रोस्थेसिस हमने हिप एरिया में लगाया है, जो जॉइंट हमने हिप एरिया में लगाया है, उस पर स्ट्रेस पड़ेगा और इस स्ट्रेस की वजह से ये अपनी जगह से हट सकता है और इसी कारण हम इस पेशेंट को सीधा बैठने या बैठकर आगे झुकने से मना करेंगे। इसके अलावा आप पेशेंट को सीधा लेटने के लिए, सुपाइन पोजीशन में आने के लिए कह सकते हैं। पेशेंट को आप लेटरली यानी लेट साइड की करवट लेकर लेटने के लिए कह सकते हैं। पेशेंट को आप सेमी फॉवलर पोजीशन में बैठा सकते हैं, लेकिन उसे आप बैठकर आगे की तरफ झुकने वाली पोजीशन यानी ऑर्थोपेनिक पोजीशन नहीं लेने के लिए कह सकते, बिकॉज ऑर्थोपेनिक पोजीशन जैसे ही पेशेंट लेगा हिप एरिया में स्ट्रेस पड़ेगा और प्रोस्थेसिस डिसलॉज हो सकता है, इसलिए इस पोजीशन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड द फर्स्ट डोज ऑफ टैबलेट माला एन बी इनिशिएटेड? माला एन की फर्स्ट टैबलेट किस समय शुरू करनी चाहिए? 7 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5th day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 10th day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या 21st day ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल? The right answer is option A. Sorry, it is a typing error. यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी होगा। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू होने के बाद 5वें दिन से यदि आप ये टैबलेट लेना शुरू करते हैं तो इट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर ऑप्शन में 5 days ना हो तो आप 7 days को भी कंसीडर कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हियर।
आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। माला एन एक कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है, COC है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट है। इसमें मुख्य रूप से दो हार्मोन्स आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन। ये हार्मोन प्रेगनेंसी को रोकने का काम करते हैं और किस प्रकार से ये प्रेगनेंसी को रोकते हैं आइए उसे भी जान लेते हैं। इन हार्मोन्स के द्वारा ओव्यूलेशन को रोक दिया जाता है, जिससे कि एग जो है ओवरी से बाहर ही नहीं आ पाता, तो फर्टिलाइजेशन के लिए एग होगा ही नहीं, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा माला एंड टैबलेट सर्विक्स में जो म्यूकस होता है उसे थिक बना देती है और इस थिक या गाढ़े म्यूकस के अंदर स्पर्म जो है मूवमेंट नहीं कर पाता, आगे चल नहीं पाता, और आगे अगर स्पर्म नहीं चल पाएंगे तो ओवम तक नहीं पहुंचेंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसके अलावा जो ये माला एंड कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स हैं, ये यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें चेंजेस करती हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइज्ड एग जो है इम्प्लांट नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए किसी तरह से स्पर्म ओवम तक पहुंच गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो इस मेडिसिन के कारण जो फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट है, वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा और इम्प्लांट नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इस माला एंड टैबलेट के पैक के अंदर टोटल 28 पिल्स होती हैं, 28 टैबलेट्स होती हैं, जिसमें से 21 टैबलेट्स तो हार्मोनल होती हैं, जबकि 7 आयरन टैबलेट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड्स ओवर द होल वर्ल्ड इट इज रेफर्ड एज। जब कोई इन्फेक्शियस डिजीज पूरी दुनिया में फैल रहा हो तो इसे आप किस नाम से जानते हैं? एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक। The right answer is option C. It is called pandemic and corona is the best example. एपिडेमिक डिजीज़ वह डिजीज़ हैं जो कि किसी लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में अचानक से फैलते हैं, और एंडेमिक डिजीज़ वह डिजीज़ होते हैं जो कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया में लगातार पाए जाते हैं, कभी भी वो एब्सेंट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया इन चिल्ड्रन। बच्चों में डायरिया के कारण जो डेथ्स होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन या लेथार्जी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए, जब बच्चों को डायरिया होता है तो डायरिया के कारण बॉडी से फ्लूइड का एक्सेस लॉस हो जाता है। इन फ्लूइड लॉस के साथ साथ बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकलते हैं, और इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लॉस के कारण बॉडी में कई सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं और उसके कारण बच्चे की डेथ होती है। तो हम कह सकते हैं डायरिया होने पर डिहाइड्रेशन के कारण बच्चे की डेथ होती है। अगर देखा जाए तो रोटावायरस, कैल्सीवायरस, एंटेरोपैथोजेनिक, एंटेरोटॉक्सिजिक, ई कोलाई, ये सभी इम्पॉर्टेंट कॉज हैं जिनके द्वारा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया के कारण जो डेथ होती हैं उनका लगभग 50% यही कारण माने जाते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया के कारण जितनी डेथ्स होती हैं उनका 50% इन सभी कॉजेज़ के कारण होता है, इन सभी वायरस और बैक्टीरिया के कारण होती हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। सबसे बड़ा अगर डायरिया के कारण अगर सबसे बड़ा डायरिया का कारण यदि आपसे पूछा जाए बच्चों में तो आप बताएंगे रोटा वायरस, और इस रोटा वायरस को हम रोटा वायरस वैक्सीन देकर प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसे ओरल रूट से दिया जाता है और 5 ड्रॉप्स इसकी डोज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन एजेंट एंड डिजीज इज एक्सप्लेन्ड बाय।
किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट और डिजीज के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप जो होती है उसे किस कॉन्सेप्ट द्वारा समझाया जा सकता है? ग्राम थ्योरी ऑफ डिजीज, मल्टीफैक्टोरल डिजीज कॉजेशन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड या वेब ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज। The right answer is option C, epidemiological triad। याद रखिएगा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। ये तीनों ही चीज़ें जब किसी जगह पर एक साथ आती हैं तो वहाँ पर डिजीज़ कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन फॉर राइनोरिया आफ्टर हेड इंजरी? अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी हुई और उसके बाद उसकी नोज़ से कंटिन्यूअसली वाटर लाइक सब्सटेंस निकल रहा है तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? हेलो टेस्ट करवाएंगे, डू ग्लूकोमीटर शुगर टेस्ट, या फिर इट इज़ अ नॉर्मल इवेंट, या फिर ऑप्शन ए एंड बी बोथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर किसी पर्सन को सर पर चोट लगने के बाद उसकी नोज से लगातार क्लियर वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो इस सिचुएशन में हम सबसे पहले हेलो टेस्ट करवाते हैं। हेलो टेस्ट करवाने से हमें ये पता चलेगा कि ये जो फ्लूइड निकल रहा है नोज से ये CSF है या नहीं। उसके बाद हेलो टेस्ट के बाद हम इस पेशेंट में ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट करवा सकते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सब्सटेंस निकल रहा है ये CSF है या नहीं। अगर ये ग्लूकोमीटर शुगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम ये मानेंगे कि पर्सन में CSF रिलीज़ हो रहा है, एक्सट्रेट आउट हो रहा है और इस सिचुएशन में उसे फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, all are high risk factors for endometrial carcinoma except। आपको बताना है कि एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए कौन सा ऑप्शन रिस्क फैक्टर नहीं है? ओबेसिटी, मल्टीपैरिटी, डायबिटीज, एक्सोजीनस एस्ट्रोजन। The right answer is option B, it is multiparity। आइए उन सभी इम्पॉर्टेंट हाई रिस्क फैक्टर्स के बारे में जान लें जो कि एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। नलीपैरिटी, यूज ऑफ एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एजिंग, लेट मेनोपॉज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, फैमिली हिस्ट्री। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए आप इस बात को याद रखिएगा कि जिस वुमेन में एस्ट्रोजन हार्मोन का एक्सपोजर ज़्यादा समय के लिए होगा उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोई वुमेन एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है यानी नलीपैरिटी है तो इस वुमेन के अंदर लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता रहता है एज़ कंपेयर टू उन वुमेन से जो कि प्रेग्नेंट हुई हों। प्रेग्नेंट हुई मदर्स की तुलना में नॉन प्रेग्नेंट मदर्स में एस्ट्रोजन ज़्यादा समय तक कांटेक्ट में रहेगा, रिलीज़ होगा और वहाँ पर ये एंडोमेट्रियल कैंसर का कारण बनेगा। इसके अलावा जिन वुमेन को एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है उनमें भी एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, इसी वजह से उनमें एंडोमेट्रियल कैंसर होने का संभावना बढ़ जाती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये सभी पॉइंट्स, ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।